हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। दर्शकों, हृदय रोग, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियों का हमारे हृदय पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ता है, इसका यदि निदान करना हो तो इसके लिए महत्वपूर्ण होता है कि हेल्थ रिपोर्ट्स किस तरीके से हैं, और इन रिपोर्ट्स में भी खास करके ब्लड रिपोर्ट्स को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ऐसी कौन से ब्लड रिपोर्ट्स हैं जो इन मरीजों को जरूरी होती है, या फिर इन रिपोर्ट्स में सटीक समझने की क्या जरूरत होती है, ये आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आखिर कैसे माधवबाग हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक तकनीक के जरिए दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है? ऐसे कौन से ब्लड रिपोर्ट्स हैं जो मरीजों को करानी जरूरी होती है, या फिर इन रिपोर्ट्स में सटीक क्या समझने में सहायता होती है, ये आज हम जानेंगे। और इस महत्वपूर्ण जानकारी को देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माधवबाग भोपाल के विशेषज्ञ डॉक्टर रंजीत नारंग। डॉक्टर रंजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नमस्ते डॉक्टर रंजीत, जहाँ तक दिल की बीमारी के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो सामान्य रूप से जो पेशेंट है डॉक्टर के पास जाने के बाद उसका BMIS, MPO2, हार्ट रेट, BP, ECG ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जांचों के बारे में जानकारी देते हैं, और इन जांच के बाद ही, रिपोर्ट्स के बाद ही कुछ जो ट्रीटमेंट होते हैं वो प्लान किए जाते हैं। तो थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दें कि ये जो जाँच है वो क्यों महत्वपूर्ण होती है और इससे क्या कुछ बारीक बातें समझ में आती हैं। जब भी कोई व्यक्ति जिसको कि हृदय रोग है या हृदय रोग होने की संभावना है और वो देखना चाहता है, अपने आप को परखना चाहता है कि उसे हृदय रोग है तो नहीं, या हृदय रोग है तो किस स्थिति पे है, ऐसा व्यक्ति जब सबसे पहले उसका CRA, कार्डियक रिस्क असेसमेंट देखते हैं। और ये कार्डियक रिस्क असेसमेंट मतलब क्या है? ये 5 चीजें, मतलब BMI, उसका BP, उसका हार्ट रेट, ECG और SpO2। इस तरीके से ये 5 चीजों से सबसे पहले उसका कार्डियक रिस्क असेसमेंट देखा जाता है कि उसके हृदय की शक्ति कितनी है, और ये हृदय के ऊपर बाकी आज की जीवन शैली के कारण या आज की दूसरी बीमारियों के कारण हृदय के ऊपर पड़ने वाला इफेक्ट कितना है, और उसके हृदय की अभी कार्य क्षमता कितनी है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का BP 120/80 ये नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन अगर इससे बढ़ रहा है तो उसके कारण उसके हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क्या। ऐसे ही हार्ट रेट, ECG, SpO2 और ये BMI, ये पांचों के पांचों एक कार्डियक रिस्क असेसमेंट के द्वारा हम व्यक्ति के हृदय के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को या उसके अभी प्रेजेंट रूप से स्वास्थ्य स्थिति को जांचते हैं। जून महीने में ऐसा पता चला कि हमारे को डायबिटीज़ का 2019 पता चला कि डायबिटीज़ का इफेक्ट हुआ है, और HbA1c टेस्टिंग करने के बाद पता चला 9.3 थी उस टाइम। और मैडम का कंसल्टिंग का बाद उनका डायरेक्शन जैसा बोले वो हिसाब से डाइट किट फॉलोअप किया। डाइट किट फॉलोअप और पंचकर्म और योगा एक्सरसाइज किया। करने के बाद हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में आया, और वो आने के बाद HbA1c भी टेस्टिंग किया, उसमें भी नॉर्मल था। और 2020 फरवरी में GTT टेस्ट कराए। GTT टेस्ट करने में उसमें नेगेटिव आया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माधवबाग। डॉक्टर साहब, हेल्थ रिपोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें स्ट्रेस को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, और ये किस तरीके से प्रभावित करता है? यस, अभी जस्ट हम बात करते हैं हेल्थ रिपोर्ट्स की। तो हेल्थ रिपोर्ट्स में एक स्ट्रेस टेस्ट जो कि सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण टेस्ट है हृदय की कार्य क्षमता को जानने के लिए। अभी जो हमने कार्डियक रिस्क असेसमेंट की बात की है, जो 5 है, या ECG एक जो सामान्य समझा जाता है कि हृदय रोग की संपूर्ण जानकारी देता है, वो संपूर्ण जानकारी देता है जब हम बैठे हैं या रेस्टिंग कंडीशन में हैं। उसके कारण उनके हृदय की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, और यही कार्य क्षमता अभी एग्जैक्टली कितनी है उसको जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे बोला जाता है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट।
इस कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा जब हम चल रहे होते हैं तब हृदय के द्वारा शरीर में कितना खून फेंका जा रहा है और उसी समय हृदय को अपने कार्य करने के लिए कितना खून मिल रहा है, ये सारी की सारी यथास्थिति हमें बहुत अच्छे से पता चल सकती है। इसीलिए इस कार्डियक रिस्क असेसमेंट के साथ साथ ये जो स्ट्रेस टेस्ट है ये एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, बिल्कुल, जो कि हमें हृदय की सारी जानकारी दे सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो जांच होती है, ये जो रिपोर्ट्स में आंकड़े आते हैं, क्या इससे ये पता चल पाता है कि आने वाले समय में क्या संभावना है दिल की बीमारी की या हार्ट अटैक का कितना खतरा है, उस आधार पर फिर ट्रीटमेंट की तैयारी की जाती है? जी बिल्कुल, ये जो कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट है ये हमें सबसे पहले एक संभावना को बता देता है। यहाँ इससे हम देखें तो मिलता क्या है, हमें हृदय की कार्य करने की क्षमता, जिसको को हम VO2 max के रूप में जानते हैं, और ये अगर कोई व्यक्ति 15 मिनट चल पा रहा है या उसकी VO2 max मेल्स कैंडिडेट में 35.6 है, मतलब कि उसके हृदय की कार्य करने की क्षमता बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन जिन कंडीशंस में ये VO2 max 35 से कम है या हम 15 मिनट नहीं चल पा रहे हैं, जो हमें बताता है कि हमारे हृदय के कार्य करने की क्षमता अभी टॉप या हम कहें कि प्रबल नहीं है, तब उस कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, मतलब हृदय खून नहीं पहुंचा पा रहा है, जिसको मेडिकली हम इस्केमिक हार्ट डिजीज के रूप से जानते हैं, या चलते चलते व्यक्ति की सांस फूल रही है, जिसको कि हम क्रॉनिक हार्ट फेलियर के रूप से मेडिकली जानते हैं। इन सब चीजों का हमें सबसे पहला ये असेसमेंट लग जाता है, और जैसे ही ये असेसमेंट पता चल गया कि व्यक्ति हार्ट फेलियर कंडीशन में है, इस्केमिक हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट डिजीज की कंडीशन में है या कोई और कंडीशन में है, इन सब की जैसे ही जांच हो जाती है तो उस हिसाब से उसका यथावत उपचार किया जा सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं कि जब हार्ट पेशेंट हो या इस तरीके की जब आपके पास पहुंचते हैं, एक CBC और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के बारे में कहा जाता है, तो CBC में और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से किन बातों का पता चल पाता है? क्योंकि हमको लगता है कि कंप्लीट ब्लड काउंट में ऐसी कोई जानकारी क्या हार्ट से जुड़ी बीमारी की तरफ इंगित करती है? यस, जैसा कि अभी हमने इस स्ट्रेस टेस्ट को देखा, उसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, एक इम्पॉर्टेंट जांच आती है CBC और लिपिड प्रोफाइल। ये लिपिड प्रोफाइल और CBC हमें क्या बताता है कि हमारी ब्लड वेसल्स में अंदर टूट फूट कितनी चल रही है। मतलब CBC में हम देखते हैं तो सारे काउंट्स आते हैं, जिसमें से NLR, न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट काउंट को हम मैनेज करके ये देख रहे होते हैं कि अंदर टूट फूट कितनी चल रही है। मैं इसको एक सामान्य से उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा। जैसे हम देखते हैं कि कभी स्किन पे कुछ टच होता है, कुछ कट लगता है, तो कैसे उसके ऊपर भरने के लिए एक हीलिंग प्रोसेस होती है, सेम लाइक दैट हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ये टूट फूट कंटिन्यू चल रही होती है ड्यू टू हमारी गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान, जीवन शैली में व्यायाम का ना होना, या हाई रिस्क ऐसे पेशेंट जिनका की वजन अधिक है, जिनको पहले से BP है या डायबिटीज है, ऐसे व्यक्तियों में ये टूट फूट अंदर से चल रही होती है। तो इसी इंफ्लेमेटरी प्रोसेस को जानने के लिए, टूट फूट की प्रोसेस को जानने के लिए हमें CBC से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और इसी के साथ जैसे अभी हमने बात की कि जैसे कहीं कोई स्कार आता है, टूट फूट होती है, तो उसको हीलिंग करने के लिए हमारे पास टिश्यूज आते हैं। सेम लाइक दैट हमारी ब्लड वेसल्स में जब वो टूट फूट हो रही होती है तो उसको हीलिंग प्रोसेस के लिए ये कोलेस्ट्रॉल सपोर्टिंग सिस्टम आता है हील अप के लिए। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल जब बहुत ज्यादा कंटिन्यू बढ़ा रहता है, दैट इज अ फर्स्ट मार्कर कि आगे जाके आपको हृदय रोग होने की संभावना है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले CBC और लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करते हैं, ताकि आने वाले हृदय रोगों को पहले से भी रोका जा सके। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे कि हार्ट डिजीज के बारे में हम चर्चा करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण पहलू और होता है, वो है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा और बुरा दोनों ही तरीके का कोलेस्ट्रॉल जैसा कि होता है, कहा जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ निकल रहा है तो क्या ये समझा जाए कि ये ब्लॉकेज की तरफ इशारा करता है, या फिर इसको ठीक किया जा सकता है? क्या है ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट? बिल्कुल, अभी इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही कॉमन सी समाज में व्याप्त है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है मतलब ब्लॉकेज। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे फिर से है कि जैसा अभी हमने बात की थी कि ये जब ब्लड वेसल्स में अंदर से टूट फूट होती है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे कोलेस्ट्रॉल के ये जो चारों तत्व हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, HDL, ये सारी की सारी चीजें आती हैं, जिसको कि सामान्य शब्दों में गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में हम जानते हैं। जब ये आता है हीलिंग के लिए, ये हीलिंग तो कर देता है, लेकिन ये हीलिंग प्रोसेस बार बार होती रही
तो मतलब कोलेस्ट्रॉल बार बार बढ़ता रहेगा, और ये बार बार बढ़ता रहा, लंबे समय तक बढ़ता रहा, तो भविष्य में ये मांस की गुठली या जिसको हम चर्बी की गुठली या जिसको हम ब्लॉकेज के रूप में मानते हैं, वो बनने की संभावना को प्रबल बन देता है। यानी कि ये फ्यूचर में जाके ब्लॉकेज का निर्माण करने की संभावना को बढ़ा देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, अगर ये फर्स्ट टाइम बढ़ा हुआ है, तुरंत हम ट्रीटमेंट ले लेते हैं, अपने जीवन शैली को करेक्ट कर लेते हैं, दैट्स गुड एंड फर्स्ट स्टेप कि हम इससे पहले ही फुर्सत में छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यही कोलेस्ट्रॉल बार बार लंबे समय तक बढ़ा रहा, मतलब अब हमें दूसरे भी टेस्ट करके जानना पड़ेगा कि अभी हृदय की कैपेसिटी क्या है और अब हमें आगे के ट्रीटमेंट क्या करना है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है रिपोर्ट्स के मुताबिक, तो इसका इलाज क्या होगा और अपनी लाइफ स्टाइल में क्या हम चेंजेस करके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन कर सकते हैं? जी, जो ये कोलेस्ट्रॉल है इसको लाइफस्टाइल और इस तरीके से मैनेज करना है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ऐसे कुछ मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। और वो मॉडिफाइड फैक्टर्स में आते हैं सबसे पहले हमारा बीपी, हमारा ब्लड शुगर और हमारे वजन का नियंत्रण। कई बार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जिनको पहले से डायबिटीज है, बीपी है या जिनका वजन ज्यादा है, वो इसको बहुत ही लीनियंट रूप से ले रहे होते हैं। लेकिन ये लीनियंट रूप से लेना हमारे इंटरनल सिस्टम को, हमारे कार्डियक सिस्टम को, एंडोथेलियल सिस्टम को पूरा डैमेज कर रहा होता है। तो सबसे फर्स्ट चीज आती है कि जिस किसी को भी व्यक्ति को ये बीपी या डायबिटीज पहले से है, तो अपना समय समय पे उसको चेक करते रहें HbA1c के द्वारा और अपना बीपी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये चेक करते हुए। अगर ये नियंत्रित नहीं है तो सबसे पहले उसको नियंत्रित रखना है। दूसरी बात आती है हमारा वजन नियंत्रण। वजन नियंत्रण जैसा कि हमने कार्डियक रिस्क असेसमेंट में सबसे पहले देखा था BMI, मतलब हमारी हाइट के हिसाब से हमारा वजन कितना है, इसी को कहते हैं BMI। और ये BMI अगर हमारा 25 के अंदर है, दैट मीन्स हमारे इंटरनल टूट फूट ज्यादा नहीं होगी, जो कि कोलेस्ट्रॉल बनने का पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे ये मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स पे हम काम कर लेते हैं, मतलब इसको नियंत्रित कर लेते हैं, तो अब बात आती है हमारी जीवन शैली की। अब ये जीवन शैली में मतलब क्या कि सुबह सुबह को खाली पेट मॉर्निंग वॉक या अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज 30 मिनट अपने लिए निकालना है, ये पहला सपोर्ट हमें चाहिए। और जैसे ही मॉर्निंग जीवन शैली ये परिवर्तित हुआ, मतलब मॉर्निंग एक्सरसाइज के रूप में, मॉर्निंग वॉक के रूप में, अब आती है बात हमारे आहार की। आहार में 3 चीजें हैं जिसको हम मुख्य रूप से ध्यान देने वाले हैं। सॉल्ट पे रेस्ट्रिक्शन, ऑयल पे रेस्ट्रिक्शन और इसके साथ में खाने में सलाद की मात्रा ज्यादा। तो इस तरीके से इन सभी चीजों को अगर हम ध्यान दे दें तो डेफिनेटली अपने इस कोलेस्ट्रॉल को बहुत जल्दी नियंत्रित कर सकते हैं, और नियंत्रित करने के साथ साथ आगे आने वाले समय में फिर से ना हो, इसको भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, माधवबाग हृदय शक्ति की इस योजना में ब्लड के जांच जो होती है उसमें क्रिएटिनिन या फिर ब्लड यूरिया की भी जांच की जाती है, इसका क्या महत्व होता है और इससे क्या कुछ जानकारी मिल पाती है? यस, जब हम ये सारी रिस्क असेसमेंट देख रहे होते हैं मैम, तो कई बार हमारे सामने ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका कि क्रॉनिक फेजेस में जा रहे होते हैं या इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो रहे होते हैं, और उसमें सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे व्यक्ति का किडनी की तरफ भी अफेक्टेड हो रहा होता है, या ट्रीटमेंट देने के बाद भी जब हम फ्यूचर में देखते हैं तो बीपी कंट्रोल हो जाता है, लेकिन फिर से भविष्य में आने वाली संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इन सब संभावनाओं को पहले से ही रोकने के लिए जब भी कोई व्यक्ति आता है, तब हम हृदय शक्ति प्लस के तहत उस व्यक्ति का क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया लेवल्स भी जरूर चेक करते हैं। मतलब कि अभी उस व्यक्ति को किडनी के ऊपर कितना प्रभाव है, या उसकी किडनी कितनी डैमेज है, या आने वाले समय पे हम पहले से ही उसको कितना बचा सकते हैं। क्योंकि आज की जीवन शैली, आज के समय पे ये जिन भी व्यक्तियों को पहले से डायबिटीज, बीपी या अधिक वजन है, वो व्यक्ति यहाँ पे सबसे ज्यादा इस रिस्क फैक्टर में रहता है कि उसके किडनी के ऊपर भी प्रभाव पड़े। तो इन सब प्रभावों को पहले से ही रोकने के लिए और पहले से ही उचित मार्गदर्शन देने के लिए हम लोग यहाँ पे इस टेस्ट को भी जरूर देखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तमाम इस तरीके के जब टेस्ट हो जाते हैं और इसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास में आ जाता है, तो माधवबाग में हमने ये देखा कि पंचकर्म की जो चिकित्सा पद्धति है वो किस तरीके से हेल्पफुल होती है इसके ट्रीटमेंट के लिए? यस, जैसे ही यहाँ पे ये डिसाइड हो गया कि उस व्यक्ति को क्या व्याधि है या क्या तकलीफ है, और इस तकलीफ के साथ उसका रिस्क फैक्टर मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है, किस चीज के ऊपर हमें काम करना है, जब ये सारी निर्धारित हो जाता है विद लैब रिपोर्ट्स वगैरह, तब बात आती है ट्रीटमेंट की। और ट्रीटमेंट का मुख्य हिस्सा है हमारा पंचकर्म चिकित्सा।
अब ये पंचकर्म चिकित्सा मतलब क्या? शरीर का शोधन या डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला एक ऐसा सिस्टम जो कि आयुर्वेद की बहुत लंबे समय से परंपरा है, उसी को यहाँ पे माधव बाग में विथ मॉडर्न रिसर्च यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। पंचकर्म की अगर हम बात करें तो इसमें मेनली मुख्यतः सेंट्रिपिटल ओलेशन, थर्मोवैसोडाइलेटेशन एंड PRDA पर रेक्टल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन या शिरोधारा, इन थेरेपीज का उस व्यक्ति की कंडीशन को देखते हुए, उस व्यक्ति की व्याधि विशेषता को देखते हुए यहाँ पे इस पंचकर्म प्रणाली का निर्धारण किया जाता है। और जैसे ही ये पंचकर्म प्रणाली निर्धारित की जाती है और अप्लाई की जाती है, शुरुआत की जाती है, तो वापस से हमारे शरीर की पुनः उसी स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है जैसे कि स्वास्थ्य स्थिति में हम पहले से थे। मुझे थोड़ा डायबिटीज़ का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसके लिए मैं थोड़ा एलोपैथिक में ट्रीटमेंट लिया। वो लोगों ने बोला था TDO को करो, एंजियोग्राफी करो, लेकिन मैंने माधव बाग का जाहिरात पढ़कर पेपर में, मैं माधव बाग में इधर वसंत विहार में एक क्लिनिक में आया। वहाँ मुझे हार्ट के लिए अच्छा ट्रीटमेंट मिला। वो जो मेरा पहला जो गोली था डायबिटीज़, वो यूरिक एसिड, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और BP का, ये सब गोली बंद हो गया। और ये इसके लिए मैं माधव बाग को सब मेरा ये देता है कि वो लोगों ने मुझे ये सब बीमारी से मुझे अच्छा किया है और लोगों ने इसका फ़ायदा लेना चाहिए। हार्ट का और डायबिटीज़ का माधव बाग का में ट्रीटमेंट लिया तो ज़रूर ये हो जाएंगे। मैं सबको ये प्रार्थना करता हूँ कि उसने ज़रूर इनका लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि रिपोर्ट्स के आधार पर माधव बाग में ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन लोगों के मन में यही सवाल होता है कि अगर हार्ट में किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, ब्लॉकेज है या ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है या रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, तो फिर ऐसे में आयुर्वेद किस तरीके से हेल्प करता है और क्या इससे ये तकलीफें क्योर हो सकती हैं? यस, कई बार ये जो प्रश्न है ये हम सभी के मन में रहता है कि ये आयुर्वेद से हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या आयुर्वेद से इसको इजीली रिजॉल्व करना पॉसिबल है? तो सिंपल सी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन में हमें हर किसी स्थिति में उसको उसी वक्त मैनेज करना है एज सून एज पॉसिबल। जो भी आपके सामने आसपास उपलब्ध साधन है या आसपास उपलब्ध चिकित्सा सुविधा है, जैसे ही इस इमरजेंसी मैनेजमेंट हमने कर लिया है, तो इस इमरजेंसी मैनेजमेंट के बाद ये बाकी जो चीजें हैं, मतलब ब्लॉकेज की बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, BP हो या डायबिटीज हो या अधिक वजन, इन सभी के सभी को माना गया है जीवन शैली जन्य। मतलब अगर हमारी लाइफस्टाइल को परिवर्तित किया जाए तो डेफिनेटली इन सब के ऊपर बहुत धीरे धीरे से हम रिजल्ट्स पा सकते हैं। और इसी जीवन शैली को परिवर्तित करते हुए, पंचकर्म को अपनाते हुए और आहार श्रेणी को बदलते हुए हम डेफिनेटली इन सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और इनको वापस से रिकवर करते हुए हमारे स्वास्थ्य स्थिति को पुनः बहुत इजीली पाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पंचकर्म और लाइफ स्टाइल के लिए कुछ गाइडलाइन मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले जो सवाल है वो ये कि ब्लॉकेज अगर निकलते हैं, रिपोर्ट्स में ये पता चलता है कि ब्लॉकेज है, कई बार ये देखा जाता है कि 90% तक ब्लॉकेज होता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर ट्रीटमेंट की गाइडलाइन क्या होंगी? यस, तो जैसे अभी हमने बात की कि ये जो ब्लॉकेज निकला है, ये ब्लॉकेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये मन में डर है तब तक हमें इससे डर लगता रहेगा। तो सिंपल से अगर हम एग्जांपल लें, एक जैसे अंकल ये हैं सोहन अंकल, आज उनको अगर सुबह को कुछ तकलीफ हुई और आज वो हॉस्पिटल पहुंचे, जब उन्हें बताया गया कि उनको 90% ब्लॉकेज है, तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, क्या ये 90% ब्लॉकेज आज सुबह को उनको बने, कल रात को बने कि परसों बने? सिंपल सा इसका आंसर यही है कि उनको ये ब्लॉकेजेस तो बहुत समय से बने थे, बट ऐसा क्या तकलीफ हुआ जिसके कारण आज उनको हॉस्पिटल पहुंचना पड़ा? सो इसका आंसर बहुत सिंपल सा है कि ये ब्लॉकेजेस बनने की बहुत लंबी प्रोसेस है जो कि हमारी जीवन शैली के कारण ही है। बस दिक्कत ये थी कि अगर हम इसको पहले से ही चेक कर लेते, मतलब जैसे अभी हमने बात की थी कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, मतलब हमारे हृदय के कार्य करने की क्षमता जो कि बहुत धीरे धीरे कम हो रही होती है, इसी स्ट्रेस टेस्ट के द्वारा अगर अपनी हृदय की क्षमता को पहले से ही चेक कर लिया गया होता और उसके हिसाब से पहले से ही ट्रीटमेंट उपचार अपना लिए जाते, जीवन शैली को परिवर्तित कर लिया जाता, तो शायद आज ये स्थिति नहीं बन पाती। लेकिन अगर ये स्थिति बन भी गई है तो सिंपल सा जो इमरजेंसी मैनेजमेंट है, उस इमरजेंसी मैनेजमेंट के बाद वापस से अपनी हृदय की कार्य शक्ति को देखते हुए और यहाँ पे ट्रीटमेंट को अगर अपनाया जाए तो इन सारी चीजों को बहुत इजीली मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुश्किल यही है कि जब तक हार्ट में पेन ना हो
हो, डॉक्टर के पास व्यक्ति नहीं पहुंचता और उसके बाद प्रिकॉशन शुरू करता है। यहाँ पर एक अहम सवाल ये बनता है कि ब्लॉकेज बनने की प्रक्रिया एक लंबे समय तक चलती है। क्या इसकी जांच कराकर हम अपनी लाइफस्टाइल और खान पान और पंचकर्म, जैसा कि आपने कहा था, कुछ टिप्स आप जरूर दीजिए कि हो सकता है हमारा कार्यक्रम जो व्यक्ति देख रहे हैं और अभी स्वस्थ हैं तो ऐसी तकलीफ ना हो, तो किस तरीके से गाइडलाइन को वो फॉलो करें और क्या कुछ खास चीजें होंगे? तो इसके लिए सबसे पहले मैं जितने भी दर्शक हैं वहां पे सब लोगों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी ये 5 चीजें आपको जरूर पता होना चाहिए। मतलब आपका बीपी कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है, SpO2 मतलब ऑक्सीजन सैचुरेशन, आपका BMI और आपकी ECG। ये एक 5 बहुत ही इजीली और हर कहीं अवेलेबल उपलब्ध जांचें हैं जो कि आपको पॉसिबल हैं। अगर आपको लगता है नहीं तो हमारे आसपास के माधुबा क्लिनिक में आके आप बहुत ही इसको उचित दाम पे बहुत जल्दी से इसको चेक कर सकते हैं। और ये अगर हमें पता है तो ये आपके सबसे पहला साधन है कि आप जांच सकते हैं कि आपके हृदय के ऊपर लोड तो नहीं पड़ रहा, मतलब उसकी हृदय की कार्य करने की क्षमता कम तो नहीं हो रही। जैसे ही आपने ये जांच लिया तो अब दूसरी बात आती है कि आपको पहले से अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, मतलब हमने जो बात कही थी कि अगर आपका अधिक वजन है, आपको बीपी या डायबिटीज पहले से है, कोलेस्ट्रॉल पहले से है आपके परिवार की हिस्ट्री में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आ जाता है कि आप इसको एक निश्चित अंतराल पे, मतलब 6 महीने या 1 साल में एक बार जरूर चेक करते रहें। अगर इसको चेक करते रहेंगे तो आपको पहले से ही पता चलेगा कि इसके लिए उचित मार्गदर्शन क्या होना चाहिए या उचित रास्ता हमें क्या अपनाना चाहिए। अब इन दोनों के साथ एक और इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि हमारी जीवन शैली, और ये जीवन शैली के साथ इंपॉर्टेंट आता है पंचकर्म। अब जीवन शैली में क्या कि सिंपल सा सुबह को अपने लिए 30 मिनट जरूर निकालना है। ये हमारी जीवन शैली का प्रथम और अहम हिस्सा होना चाहिए। और जब हमने ये जीवन शैली का प्रथम हिस्सा बना लिया है तो उसके बाद आता है खाने में नमक, ऑयल इसका कम और सलाद की मात्रा जरूर ज्यादा हो। ये जैसे ही हम मुख्यतः एक कॉमन सा चेंज करते हैं अपनी आहार शैली में तो डेफिनेटली हम इन जीवन शैलियों से होने वाली व्याधियों से बच सकते हैं। फिर भी ये तो मैंने एक बात कही कॉमनली, लेकिन जब हम व्यक्ति विशेष पे आते हैं तो एक व्यक्ति विशेष में आज के समय की क्या परिस्थिति है उसको जांच करके उस व्यक्ति विशेष के लिए अलग से भी और अलग से चेंजेस हो सकते हैं। बट सिंपल से जैसे हमने बात की कि इनको अगर हमें पहले से ही प्रिवेंट करना है तो आपका कार्डियक रिस्क असेसमेंट फर्स्ट थिंग, सेकंड हमारे आ गई नियमित जांचें, और तीसरी आ गई कि आपकी जीवन शैली में ये व्यायाम और अपने आहार का परिवर्तन। अब इन सब के साथ जहां पे अगर आपको जरूरत लग रही है, थोड़ा सा भी अगर आपके पैरामीटर्स वाइटल्स कम ज्यादा है तो आप डॉक्टर से माधोबाग में जहां पे भी आप जाएंगे तो एक डॉक्टर से मार्गदर्शन लेके वहां पे ही सभी क्लिनिक्स पे पंचकर्म सुविधा उपलब्ध है। और इन पंचकर्म को अपना करके मतलब हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करते हुए हम डेफिनेटली अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। बिल्कुल, काफी अहम जानकारी आपने बहुत ही सटीक टिप्स के माध्यम से दी डॉक्टर साहब। और ज्यादातर बीमारियां हमारी गलत जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से होती है और हम पहुंचते तब हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो बेहतर है कि इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करें और हम स्वस्थ रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। तो दिल की बीमारी किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, धीरे धीरे हमारी गलत आदतें, गलत खान पान और हमारी गलत लाइफस्टाइल का एक बड़ा कारण होती है। बेहतर है कि इस पर नजर रखें, समय समय पर जांच कराएं और अगर कोई गंभीर लक्षण दिखते हैं तो एक्सपर्ट से सलाह लें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।